नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर के आया हूं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवश्यक संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य से संबंधित 30 प्रश्नों को, जिन्हें आज हम देखने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किन लोगों में विटामिन अथवा खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? तो आंसर आपका हो जाएगा पुरुष एथलीट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इनको हम वन लाइनर की तरह हल करेंगे फटाफट से। दूसरा प्रश्न, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी से बचना चाहिए। यानी सिगरेट पीने से भी बचना चाहिए, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल से भी बचना चाहिए, और 20 वर्ष से कम आयु उससे भी बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन 1 गर्भवती माताएं, ऑप्शन 2 वृद्धजन, ऑप्शन 3 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे और किशोरियां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन की ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम का लाभार्थी माना जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, वैक्सीन निरोधित रोग। प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें वैक्सीन निरोधित रोग कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है? बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपका सही, उपर्युक्त सभी। कि पूरक आहार देने में विलंब करना, संक्रमण एवं ग्रसन होना और प्राथमिकता ऊर्जा की कमी, ये सभी बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो डीपीटी भी लगाया जाता है, ओपीवी भी जन्म के 6 सप्ताह बाद लगाया जाता है, बीसीजी यदि जन्म के समय नहीं दिया गया हो तो 6 सप्ताह बाद लगाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता किसके लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है? तो देखिए, भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए भी आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है, शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है, और स्तन्य दूध के उत्पादन के लिए भी आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। इसलिए ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, विषाणुओं में होने वाला आम रोग क्या है? विषाणुओं से होने वाला आम रोग क्या है? विषाणुओं से होने वाला सामान्य तौर पर होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस। विषाणुओं से होने वाला आम रोग हेपेटाइटिस है। 9वां प्रश्न देखते हैं, एड्स एक संक्रामक रोग है, कथन किस प्रकार का है? सही है गलत है? तो भैया एड्स एक संक्रामक रोग है
बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है। ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें क्या शामिल है? तो N95 रेस्पिरेटर भी शामिल है और सर्जिकल मास्क, ये दोनों उपकरण पहनना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खाली स्थान से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खाली स्थान से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आरडीए के 10 गुने से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। 12वां प्रश्न देखते हैं। आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है। आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा, 300 किलो कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, स्वतंत्र तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ियां और अंधता जैसे लक्षण, न्यूनता के लक्षण खाली स्थान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं। ऑप्शन एक, वृद्धि को बढ़ावा देने, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और रक्त का थक्का जमने, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। स्वस्थ ऊतक बनाए रखने। संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अंडे का प्रोटीन। 15वां प्रश्न, तीक्ष्ण दस्त में क्या करना चाहिए? तीक्ष्ण दस्त में क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है? तो संदूषित भोजन और जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। 16वां प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कैंसिल हुआ था। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी में बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आईसीएमआर का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? संचरणशील रोग कौन सा है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि हैजा। इनमें से हैजा एक संचरणशील रोग है। 20वां प्रश्न देखते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कोर्बिक अम्ल को खाली स्थान की श्रेणी में रखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कोर्बिक अम्ल को किसकी श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कोर्बिक अम्ल को जल में घुलनशील विटामिनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। 21वां प्रश्न कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन क्या है? तो ऑप्शन 1 आपका सही, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, लैक्टोज असह्यता। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है लैक्टोज असह्यता। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, विटामिन के की कमी से इनमें से हो सकती है
क्या हो सकती है? विटामिन में विटामिन के की कमी से विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है? विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, एंटीबायोटिक चिकित्सा के कारण से। एंटीबायोटिक चिकित्सा के कारण से विटामिन के की कमी आप में हो सकती है। 23वां प्रश्न देखते हैं, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, बेआहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। बेआहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, तो एस्कोर्बिक अम्ल भी बढ़ाता है, पशु प्रोटीन भी आयरन अवशोषण बढ़ाता है, आमाशय की अनुकूलतम अम्लता भी आयरन अवशोषण बढ़ा देती है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25वां प्रश्न है, गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि खाली स्थान से प्रभावित होती है। किससे गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि प्रभावित होती है? तो भोजन के सेवन से भी प्रभावित होती है, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से भी प्रभावित होती है, चिकित्सीय रोग स्थिति से भी प्रभावित होती है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। 26वां प्रश्न है, इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है? तो सामान्य से अधिक पोषण भी कुपोषण का एक प्रकार है और सामान्य से कम पोषण भी कुपोषण का एक प्रकार है। इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही होगा, उपरोक्त दोनों ही कुपोषण के प्रकार हैं। 27वां प्रश्न है, कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से खाली स्थान का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से किसका अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है? तो विटामिन ए का भी सही है, आयरन का भी अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है और कैल्शियम का भी अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। 28 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? तो भोजन करने से पहले हाथ धोना बिल्कुल सही, ये व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्वपूर्ण पहलू है। रोजाना स्नान करना चाहिए, साफ और धुले हुए वस्त्र भी पहनना चाहिए। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी बातें व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रतिरक्षीकरण खाली स्थान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रतिरक्षीकरण क्या करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो देखिए, कुपोषण का मुकाबला करने की भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है और रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने की भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही होगा, उपरोक्त दोनों। और 30वां प्रश्न है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि उनका हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के भ्रूणावस्था चरण में होता है। इस प्रकार अभी आपके सामने 15 मिनट के अंदर अंदर 30 प्रश्नों को रखा है, जो आपके अभ्यास में मददगार साबित होंगे। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।